साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के मगवी बेटे शहबाज तासीर 4 साल 6 महीने और 11 दिन बाद कोयटा के करीब कचलाक से बाजियाब हो गए। शामिल करेंगे खुशी के इन लम्हात के पीछे छुपी दर्द और दहशतगर्दों के गठजोड़ की तवील दास्तान। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कराची में सफाई मुहिम का ऐलान। मुत्तहदा मुतहर्रिक हो गई। फारूक सत्तार की जुमानी गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल और डॉक्टर सगीर पर दबे लफ्जों में गहरे तंज भी किए। डॉक्टर सगीर कहते हैं कि इन बातों का मतलब धमकी भी हो सकता है। कराची अमनो अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट की सिंध पुलिस पर तनकीद। दरअसल सिंध हुकूमत पर तनकीद है। सिंध हुकूमत को अपने रवैये पर गौर करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कल भारत रवानगी रोक दी गई। शाहीन भारत जाएंगे या नहीं, किस ग्राउंड में मैच खेलेंगे, किस में नहीं, वजीर आजम कल सिक्योरिटी जायजा कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करेंगे। और आज दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान की खवातीन दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन अपने ही घर में हक से महरूम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर से। पंजाब के मकतूल गवर्नर सलमान तासीर के मगवी बेटे शहबाज तासीर को आज 4.5 साल बाद बाजियाब करा लिया गया। शहबाज तासीर को कैसे अगवा किया गया, कहां रखा गया और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन तक कैसे पहुंचे, ये सब तफसील आपको बताएंगे। अब से कुछ दिन पहले डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दहशतगर्दों का आपस में गठजोड़ कैसे होता है, कैसे ये मिलकर कार्रवाई करते हैं, कैसे मुख्तलिफ दहशतगर्दों के नेटवर्क कार्रवाइयां करके नुकसान पहुंचाते हैं। कोई खुद कुछ बम्बार देता है, कोई असलाह देता है। इसी तरीके से शहबाज तासीर के अगवा में दहशतगर्दी का एक गठजोड़ नजर आता है। दहशतगर्दी के मुख्तलिफ नेटवर्क्स का एक गठजोड़ नजर आता है जो आपके सामने रखेंगे, सब तफसील से बताएंगे। 4.5 साल पहले 26 अगस्त 2011 को शहबाज तासीर को दफ्तर जाते हुए घर के करीब से दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया और पुलिस तहकीकात करती रही। अगवाकार शहबाज तासीर को कानून की आंख के नीचे से कबायली इलाके ले गए। आज रिपोर्ट किया गया कि हसास इदारों महकमा दाखिला पंजाब और FC ने कचलाक में कामयाब कार्रवाई करके शहबाज तासीर को बाजियाब कराया। अगवाकार गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही कोई जख्मी या हलाकत की उनकी खबर आई। साथ में यह भी रिपोर्ट्स आई कि शहबाज तासीर खुद एक होटल गए, वहां पर खाना खाया, अपनी जेब से 350 रुपए दिए। होटल के में काम करने वाले से कहा कि मैं एक फोन करना चाहता हूं, उसने फोन करने से मना कर दिया। तो कहीं और जाकर अपनी वालदा से राब्ता किया, अपनी वालदा को अपनी मौजूदगी का बताया। वालदा ने कानून नाफिज करने वालों से राब्ता किया, फिर कानून नाफिज करने वाले शहबाज तासीर तक पहुंचे। सारी बात आम हुई। खुशी की इस खबर के पीछे दर्द की एक दास्तान है और इसकी तहकीकात भी है, एक तवील दास्तान है और ऐसी हैरानकुन दास्तान जो न सिर्फ दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब करती है बल्कि उनके दायराकार और रसाई से भी पर्दा उठाती है, खतरनाक रसाई से पर्दा उठाती है। शहबाज तासीर की बाजियाबी के डांडे 8 जून 2014 को होने वाले कराची एयरपोर्ट पर हमले से जा मिलते हैं। सिर्फ कराची एयरपोर्ट हमले से ही नहीं, इसका ताल्लुक लाहौर में श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले से भी है। मगर पहले आज शहबाज तासीर की बाजियाबी की अंदर की कहानी आपके सामने रखते हैं। जिस होटल से शहबाज तासीर मिले उसके मालिक के मुताबिक आज शाम 5-5:30 बजे के करीब एक परेशान हाल शख्स उनके होटल में आया और गोश्त का ऑर्डर किया और खाने के बाद 350 रुपए का बिल अदा किया और मालिक से लाहौर फोन करने की इजाजत मांगी, लेकिन मालिक ने टेलीफोन ना दिया। जिसके बाद वो परेशान हाल शख्स होटल से बाहर गया और इसने PCO से टेलीफोन किया और अपनी वालदा को अपनी रिहाई की खबर सुनाई। जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे शहबाज तासीर की खबर मिलने के बाद होटल पहुंचे और वहां बैठे हुए अफराद से शनाख्ती कार्ड तलब किए। वहां शहबाज तासीर ने चिल्लाना शुरू किया कि वो सलमान तासीर के बेटे हैं और आपको बताते हैं कि शहबाज तासीर को किसने और कैसे अगवा किया। जराये के मुताबिक शहबाज तासीर को मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के तालिब इल्म, जी हाँ UET के तालिब इल्म, तालीम याफ्ता नौजवान बल्कि उसने अगवा किया। UET का डिग्री होल्डर उस्मान इस ग्रुप का सरगना था
अगवाकारों ने शहबाज तासीर को मुबैना तौर पर लाहौर की वेलेंशिया हाउसिंग सोसाइटी लाहौर मुंतकिल किया, यानी लाहौर में गिरफ्तार किया। उसके बाद फौरी तौर पर शहबाज तासीर को लाहौर से बाहर मुंतकिल नहीं कर दिया, बल्कि मुबैना तौर पर वेलेंशिया हाउसिंग सोसाइटी में रखा और फिर अगवा के कुछ दिन बाद उन्हें लाहौर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज तासीर को जहां से अगवा किया गया था वहां से एक मोबाइल फोन भी मिला था, जिसकी मदद से कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कामयाबी उस्मान बसरा की गिरफ्तारी थी। उस्मान ने अपने गिरोह के साथ यूएसएड के वॉरेन वॉनस्टाइन को भी अगवा किया था और आपको याद होगा ये वही शख्स है जिसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लाहौर से ट्राइबल एरियाज में मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद खबर आई कि एक ड्रोन हमले में वॉरेन वॉनस्टाइन मारा गया है। ना सिर्फ इसकी यह खबर आई बल्कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अमरीकी अवाम से इस बात पर माजरत भी की कि अमरीकी ड्रोन हमले में एक अमरीकी शहरी पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में मारा गया है। उसके बाद अहम बात यह भी है कि कराची एयरपोर्ट पर हमला आवरों का ताल्लुक भी कलदम इस्लामिक मूवमेंट उज्बेकिस्तान से था, यानी कि लाहौर से शहबाज तासीर का गिरफ्तार होना, फिर कलदम इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया जाना, ये ट्रांसफर कैसे हुई, और फिर कराची एयरपोर्ट पर हमला होना, उसका ताल्लुक भी इसी तंजीम से होना। जरा के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के हमलावरों के फोन से एक कॉल थी, जब बाद में तहकीकात हो रही थी तो एक टेलीफोन से कॉल बनू के मोबाइल की गई। बनू के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड जब सिक्योरिटी इदारों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकाला मुबैना तौर पर, तो पता चला कि इस नंबर से लाहौर के एक लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल की गई थी। लाहौर के जिस लैंडलाइन नंबर पर कॉल की गई थी वो मुबैना तौर पर सलमान तासीर के घर का था और इतलात है कि शहबाज तासीर के घर वालों से बातचीत भी कराई गई थी। एक ही फोन जिससे बन्नू में एक फोन जिससे ना सिर्फ कराची के हमरा आवरों का भी से भी बात हुई, बल्कि उसी फोन से शहबाज तासीर के घर वालों से भी बात कराई गई थी, जिससे पता चला कि ये एक नेटवर्क है जो गठजोड़ के जरिए काम करता है। ये सारा मामला क्या था, हमारे नुमाइंदे सैयद आरफीन हमारे साथ मौजूद है। आरफीन, आपने ये सारी मालूमात निकाली भी हैं, कैसे है कि कराची एयरपोर्ट पर जिन्होंने हमला किया उनके फोन का रिकॉर्ड से पता चले कि बनू में एक नंबर से उनकी बात हुई है, बनू वाले नंबर का रिकॉर्ड निकालें तो पता चले कि इस नंबर से एक कॉल सलमान तासीर के घर हुई है जिसमें शहबाज तासीर की बात कराई गई है मुबैना तौर पर। यह किस किस्म का कनेक्शन है, किस किस्म का गठजोड़ है दहशतगर्दों का? जी शाहजेब, जैसा कि आपने बताया कि उस्मान बसरा नामी शख्स था जो कि इस गिरोह का सरगना था, जो मुकामी तौर पे अगवाकार थे या मुकामी जो फैसिलिटेटर थे जिन्होंने वॉरेन वाइनस्टाइन को भी अगवा किया था और जिन्होंने शहबाज तासीर को भी अगवा किया था। जो मुकामी सहूलतकार थे वो दोनों कार्रवाइयों के एक ही थे और उसका सरगना उस्मान बसरा था। तो बताया ये जाता है कि उस्मान बसरा ने जब इन लोगों को अगवा किया है, दोनों शख्सियात को, उनको अगवा करने के बाद इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान वाले किया है, जो जिन लोगों ने फिर इनको आगे पाकिस्तान के मुबैना तौर पर कबायली इलाकों के अंदर मुंतकिल कर दिया था। यहाँ से जो जब इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ जब कराची एयरपोर्ट हमले की तहकीकात की गई तो इस मुकाम से जाए वक़ुआ से कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले थे। जो मोबाइल फ़ोन्स मिले थे उनमें ज़्यादातर जो बातचीत हो रही थी वो हमलावरों के दरमियान ही हो रही थी, कोई और उसके अंदर शवाहिद नहीं मिले थे। लेकिन एक मोबाइल फोन ऐसा था जिसमें से फोन कॉल की गई बन्नू के अंदर। ये बहुत एक अजीब से अमल था जिसको देखा गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जब तज्जिया किया गया और जब उस फोन रिकॉर्ड का बन्नू के जो मोबाइल फोन था उसका कॉल रिकॉर्ड निकाला गया तो जैसा आपने बताया कि मुझे बताइए ये कनेक्शन, ये उस्मान का एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, उसका कनेक्शन ये इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जिसका ताल्लुक कराची एयरपोर्ट पर हमला, ये गठजोड़ बना कैसे है एक ऐसे शख्स का? और कहा जाता है कि उस्मान बसरा इनका ताल्लुक, इन्होंने कहीं ना कहीं लश्कर जंगवी के साथ जो श्रीलंकन टीम है उस पर हमले में भी ताल्लुक था, फिर ये जो अमरीकी शहरी का अगवा इसमें भी ताल्लुक था। ये कनेक्शन कैसे बना है एक लाहौर के पढ़े लिखे ग्रेजुएट जिसका एक नेटवर्क है और इनका ताल्लुक या लश्कर जंगवी का ताल्लुक? देखिए, लश्कर जंगवी के बारे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका राय ये है कि एक वाहिद कलदम जमात है जिसका शहरों के अंदर बहुत मजबूत नेटवर्क कायम है और ये आम लोगों की तरह आम इलाकों के अंदर रहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों से ओझल रहते हैं। और चूंकि ये तालीम याफ्ता था, उसको समझ बूझ भी थी, इसलिए ये डॉज दे सका और उसका ताल्लुक जो है वो कलदम जमातों से था क्योंकि वो उसका जो ब्रेन वॉश हो चुका था दिमाग और वो इन लोगों के
के साथ राब्ते में था, तो बजाय ये कि कोई और कलदम जमात आती और वो आके कार्रवाई करती, उनके लिए मुश्किल भी होती है। जो मुकामी लोग थे उनके लिए बहुत आसानी होती है, वो बहुत सारी जो पेचीदगियाँ होती हैं उनको समझते हैं और उनको वो ओवरराइड कर सकते हैं या उसके ऊपर काबू पा के वो एक कामयाब कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा कि शहबाज तासीर और वॉरेन वाइंस्टाइन की शक्ल के रूप में नजर आया। एक और बात बताइए, ये बात जरा समझाइए। आपने तहकीकात की हैं, यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे मुल्तान से अगवा हों, फिर बाद में खबर आई कि कुछ अरसा आसपास के इलाके में थे और फिर चले जाएं ट्राइबल एरियाज में, अफगानिस्तान तक की खबरें आए। फिर ये शहबाज का कहा गया वेलेंशिया सोसाइटी में रखा गया, लाहौरी में कुछ दिन। फिर ये कैसे होता है, फिर कैसे कर जाते हैं जब इतना हाई अलर्ट हो, कैसे ये मुंतकिल हो जाते हैं? फिर कोयटा से जाके एक शख्स बरामद हो रहा हो, एक तो पाकिस्तान के लिए बड़े सवालात पैदा होते हैं कि कितनी ढिठाई से ये दहशत रेड कर रहे होते हैं, मगर ये करते कैसे हैं? शाहजेब, इसमें कुछ इस तरह से आपने बताया कि वेलेंशिया हाउसिंग सोसाइटी में रखा गया, जो कि बताया जाता है कि लाहौर का एक पॉश इलाका है और शायद जहां से शहबाज तासीर को अगवा किया था वहां से कोई 30 या 45 मिनट की ड्राइव पे ये इलाका हाउसिंग सोसाइटी वाक़ है। यहाँ पे रखने का मकसद ये था क्योंकि जिस वक्त अगवा हाई प्रोफाइल किडनैपिंग होती है तो उस वक्त जो शहर के कानून नाफिज करने वाले इदारे तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, इसके अलावा जगह जगह नाके लग जाते हैं। तो उस दौरान किसी भी शख्स को मुंतकिल करना अगवाकारों के लिए मुमकिन नहीं होता, तो वो ऐसे इलाके में रख देते जहां के ऊपर कानून नाफिज करने वालों की जो नजरें हैं वो उनसे उछल रहे हैं वहां के ऊपर। और ये ट्रांसफर इस तरह से करते हैं कि बताया जाता है कि जो पिछले अगवा लोग हुए हैं वो बताते हैं इस तरह से उनके बड़े बड़े वाटर बाउजर होते हैं जिसके अंदर पानी ले जाया जाता है, उसके अंदर एक मखसूस जगह बनाई जाती है या बॉक्स रखा जाता है, उसके अंदर उनको ऑक्सीजन मुहैया की जाती है ताकि वो किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और वो लंबे रूट के ऊपर जा सके। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास कोई ऐसे आलात मौजूद नहीं है, वो ये तो जरूर स्निफर्स डॉग के जरिए या जो आलात है उनके जरिए बारूदी मवाद का पता चला सकते हैं, दूसरी चीजों का, लेकिन पानी के अंदर अगर रख दिया जाए किसी शख्स को तो वो बहुत नामुमकिन होता है। और इंसान की बू के बारे में मेरी इतलात नहीं है कि किसी के पास कोई बहुत शुक्रिया इस हवाले से बता रहे थे। ये तो थी अगवा की कात और बाजियाबी की हैरानकुन कहानी, मगर इस दौरान मगवी के घर वालों पर क्या बीतती रही। अगवा लोग होते हैं, आज भी यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे अगवा हुए हुए हैं, क्या बीतती है घर वालों पर, वो भी एक दिल दहला देने वाली कहानी है, दास्तान है, दुख, इस्तराब और सबसे बढ़कर इंतजार की एक और कहानी मुकम्मल हो गई है। 4 साल 6 माह और 11 दिन बाद आज शहबाज तासीर ने आजाद फिजा में सांस ली। शहबाज तासीर ने 1657 दिन मगवियों के पास की तरह गुजारे और शहबाज तासीर ने 39,044 घंटे यानी 23,84,640 मिनट घर से दूर गुजारे। और ये आप सबके लिए सिर्फ मिनट हैं। जो शहबाज तासीर हैं और उनके जो घर वाले हैं, उनकी वालदा और उनकी अहलिया, उनके लिए एक एक मिनट है। यह अज़ियतनाक लम्हे शहबाज तासीर पर ही नहीं, उनके घर वालों पर भी गिरा गुजरे। वो इंतजार की सूली पर लटके रहे। अच्छी या बुरी खबर के इंतजार में उन्होंने 4.5 साल गुजार दिए। इंतजार की अजियत झेलने वाली शहबाज तासीर की वालदा पर अपने बेटे की बाजियाबी के लिए ट्वीट करती रही, उनकी अहलिया ट्वीट करती रही। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब शहबाज तासीर के अगवा को साल मुकम्मल हुआ हो और उनकी वालदा की ने ट्वीट ना की हो या उनकी अहलिया ने ना की हो। शहबाज तासीर की अहलिया भी मुस्तकिल अपने शौहर की बाजियाबी का मुतालबा करती रही और उम्मीद और आस से भरी ये ट्वीट्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें मुख्तलिफ ट्वीट्स में मुख्तलिफ बात की गई है। एक ट्वीट कहती है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और अब आखिरकार शहबाज तासीर को बाजियाब करा लिया गया। इस माह ही पाकिस्तान से बाजियाब होने वाली जो खवातीन की रिहाई से मुतालिक भी हैरानकुन हकाइक सामने आए थे और ये जो सारी ट्वीट्स हैं ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जिसमें कभी वो कहती हैं एक और जुम्मा गुजर गया, आज 270 हफ्ते हो गए, आज 200 हफ्ते हो गए, आज 211 हफ्ते हो गए, आज 212 हफ्ते हो गए, आज 100 हफ्ते हो गए। मुसलसल माहिन तासीर जो कि शहबाज तासीर की अहलिया हैं, वो अपने खावंद को याद करके और कहती रही कि आप जुमा हैं, आप सब दुआ करें, सारे पाकिस्तानी दुआ करें, अल्लाह शहबाज तासीर को वापस लाए। और शहबाज तासीर की वालदा मुसलसल ये दुआएं करती रही और कौम से कहती रही कि आप सब दुआ करें। और ये भी कहा उन्होंने एक ट्वीट में कि कभी कभार मुझे शहबाज तासीर मेरा बेटा इतना याद आता है कि मेरी सांस तक रुक जाती है, मुझे सांस तक नहीं आती। तो वालिद और वालदा की और अहलिया की और जो वालदा हैं और अहलिया हैं वो मुसलसल शहबाज तासीर को याद करते रहे। और जो वालिद हैं यूसुफ गिलानी साहब, जिनके भी बेटे इस वक्त अगवा हैं, आज उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की, वो क्या कह रहे थे जरा सुनिए। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलमान तासीर फैमिली को। और उन्होंने बहुत सफ़र किया है और उन्होंने उनके बगैर
उन्होंने बहुत दुख देखे हैं। 2013 में मेरा बेटा भी अगवा हुआ था और उस वक्त से लेकर अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सके। मैं तवक्को करूँगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं उनके लिए भी कोई काविश करें ताकि यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, फैमिली सफ़र कर रही है, उनकी पूरी बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आपने देखा कि ज़ाहिर यूसुफ गिलानी साहब के लिए भी एक मुश्किल वक्त है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि उनके बेटे भी बाजियाब हों। शहबाज तासीर की फैमिली ने जितना लंबा अरसा गुजारा, उतना लंबा अरसा, वैसे तो लंबा टाइम हो गया है, मगर उतना लंबा अरसा ना गुजारना पड़े यूसुफ गिलानी साहब को और उनके ख़ानदान को। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी सियासी हलचल की जो एक हफ्ते से कराची में मुसलसल हलचल मचाए हुए है। आज जवाब दिया गया फारूक सत्तार साहब की तरफ से और एक जुमानी अल्फाज में, तंज़िया अल्फाज में। उन्होंने खुद नहीं कह दिया था कि मैं ज़रा इनडायरेक्टली बात करूंगा। क्या कहा उन्होंने कराची में सफाई की मुहिम के हवाले से भी और जो दूसरी किस्म की सफाई है उसके हवाले से भी, जिसका भी डॉक्टर सगीर साहब ने जवाब दिया है वो आपके सामने रखेंगे। फारूक सत्तार साहब ने क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और कराची को इंशाअल्लाह ताला कचरे से भी पाक करेंगे और हर तरह की खराफात से भी पाक करेंगे। इशारों किनारियों में बात होगी, अवाम तक भी ये पैगाम चला जाएगा। कचरा भी साफ करेंगे और खराफातों को भी इंशाअल्लाह ताला साफ करेंगे। 9 मार्च को जहनों को साफ कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह हर तरह की खराफात से और कंफ्यूजन से। कचरा जहन में है तो क्या हालात हैं और जहन से जब ये निकलेगा तो क्या हालात होंगे, सब कुछ क्लियर नजर आएगा। अब मेयर से ज़्यादा कौन कराची के हालात से आगा होगा। तो इंशाअल्लाह वसीम अख्तर भाई और डॉक्टर अरशद वोरा भाई, इनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाते थे लेकिन अब हमें लगाना पड़ रहा है। हम एक तीर से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के कई शिकार करने जा रहे हैं। डॉक्टर सगीर साहब की तरफ से एक जवाब आया है। डॉक्टर की बात करना, हर किस्म के कचरे को आखिरी ठिकाने तक पहुंचाने की बात करना, डॉक्टर सगीर अहमद कहते हैं कि ये धमकी देने के मुतरादिफ है, एक इनडायरेक्टली धमकी दी गई है। और इस किस्म की बात अगर फारूक सत्तार साहब की तरफ से या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से आई है। एक इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फारूक सत्तार साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि आई ओन कराची की मुहिम भी लॉन्च की और जाहिर है ये वो मुहिम है जो 2009 में मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से लॉन्च की गई थी। अमली जामा उसको नहीं पहना सके, आगे नहीं बढ़ा सके। आज फारूक सत्तार साहब की तरफ से वही मुहिम जो 2009 में मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से लॉन्च की गई थी वो लॉन्च की गई है। इंटरेस्टिंग बात आज ये थी कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के या डॉक्टर सगीर अहमद साहब के इंडिविजुअल इल्जामात हैं स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से, मोहम्मद अनवर या फिर तारिक मीर साहब के हवाले से, और जो डॉक्टर सगीर अहमद साहब ने कल कुछ बातें की थी टिश्यू पेपर की तरह कारकुनों को इस्तेमाल करने के हवाले से, उनका 1 बाय 1 जवाब नहीं दिया। डॉक्टर सगीर साहब का जिक्र भी किया तो इस तरीके से किया कि डॉक्टर का नाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सगीर साहब को डायरेक्टली एड्रेस उनकी तरफ से नहीं किया गया, ना ही इंडिविजुअल इल्जामात का जवाब दिया गया। कल रात से एक हाइप क्रिएट हुई थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लफ्ज ब लफ्ज जवाब दिया जाएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से या डॉक्टर सगीर की तरफ से या अनीस कायम खानी साहब की तरफ से लगाए गए इल्जामात का। मगर जो जवाब है वो ये कि कराची को साफ करेंगे, गटर के ढक्कन लगाएंगे, कराची की दीवार साफ करेंगे, कराची की गलियां साफ करेंगे और कचरे को, हर किस्म के कचरे को उसके आखिरी ठिकाने तक पहुंचाएंगे। ये सारी की सारी बातें मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से की गई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अहम दिन और जो बातें की गई हैं वो कराची पुलिस के खिलाफ ही नहीं बल्कि लगता है कि रेंजर्स ने सिंध हुकूमत को भी और अदालत ने भी सिंध हुकूमत को चार्जशीट किया है। जरा तफसील से मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते चले आज से 4.5 साल पहले अगवा किए गए शहबाज तासीर की जो ताज़ा तरीन तस्वीरें इस वक्त मंजर आम पर आई हैं वो इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहबाज तासीर साहब की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 4.5 साल का अरसा उस दर्द से जिससे फैमिली गुजरी, उस सारे दर्द से और उससे कहीं ज्यादा दर्द से शहबाज तासीर गुजरे। जाहिर है उन पे हुए टॉर्चर की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती रहीं, उनके कमर पर जो जख्म थे उसकी तस्वीर भी सामने आती रहीं। ये सब भी उनके घर वालों ने देखा होगा। और जो ट्वीट्स हम जिक्र कर रहे थे उसमें जो आखिरी 4 मार्च को माहिन तासीर जो अहलिया है शहबाज तासीर की, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया वो था कि आज 237वां जुम्मा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने कसूर किया।
29 फरवरी को उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी जीत सिर्फ उस वक्त होगी जब शहबाज तासीर खैरियत से घर वापस आएंगे। और जो ताज़ा तरीन तस्वीर है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहबाज तासीर आमतौर पर एक छोटी उनकी जरूर दाढ़ी थी, मगर एक बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी में, और आप इस वक्त उनको देख रहे हैं और जो उन्होंने लिबास पहना हुआ है वो आपके सामने है। एक सेहत जाहिर है उनकी वैसी ही लग रही है, कमजोर नहीं लग रहा है, मगर उसके बावजूद एक कंप्लीटली डिफरेंट 4.5 साल बाद शहबाज तासीर नजर आते हैं। जाहिर है वो किस कर्ब से गुजरे हैं, क्या क्या उन्होंने विटनेस किया, अगर वो शेयर करना चाहेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे तो वो सारी बातें अवाम के सामने आएंगी, वो सारी बातें पता चलेंगी कि 4.5 साल किस किस चीज से वो गुजरे हैं और क्या क्या मामला उनके साथ हुआ और सारा का सारा मामला रहा। उनके जो वालिदैन गुजरे जिस कर्ब से, वो तो हमें पता चलता रहा, मगर शहबाज तासीर ये जो तस्वीर है 4.5 साल में जिस तरीके से वो सामने आए हैं, इस 4.5 साल में उन पर क्या गुजरा, दहशतगर्दों का नेटवर्क क्या है, दहशतगर्द जब उन्हें टॉर्चर करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, किस कर्ब से वो गुजर रहे थे, क्या क्या उन्हें कहा गया, जब बार्गेन हो रहा था फैमिली के साथ तब उन्हें क्या कहा जाता था, अगर वो ट्राइबल एरियाज में थे खबरें आती रहीं कि ड्रोन हमले हो रहे हैं, शायद वो ड्रोन में मारे गए हैं, इस किस्म की भी अफवाहें आती रहीं, उस वक्त वो किस मामले से गुजर रहे थे, ये सारी बातें शायद पता चले। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची में क़याम अमन की 2.5 साल से जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है और जारी है, सिक्योरिटी इदारों में कोऑपरेशन नजर नहीं आ रहा। और 2.5 साल में किसी भी मुल्क में कोई ऑपरेशन हो रहा हो, लोगों के मारे जाने पर हो रहा हो, तो सिक्योरिटी इदारे जो पाकिस्तान या कराची की सूरत में नजर आता है, रेंजर्स और पुलिस, उनमें एक जबरदस्त किस्म का ताउन हो, मगर ऐसा नहीं है। 20 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में कराची अमन अमान अमल दरामद केस की समाअत हो रही है और इसके दौरान जो कुछ रेंजर्स ने पुलिस के बारे में कहा, जो जवाब पुलिस की तरफ से दिया गया, उसके बाद साफ नजर आता है कि इदारे अलग अलग खड़े हैं, आमने सामने नजर आते हैं। आज चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने कराची अमन अमान से मुताल्लिक वफाक, सिंध हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स को कराची में रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज रेंजर्स की तरफ से अदालत में मुकम्मल इख्तियारात का मुतालबा किया गया था और आज सिंध हुकूमत की जानिब से रेंजर्स की रिपोर्ट में किए गए एतराज़ात और मुतालबात का जवाब दिया गया। हम आपके सामने रखते हैं रेंजर्स का एतराज़ और सिंध हुकूमत या पुलिस का जवाब, और एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। रेंजर्स रिपोर्ट में गुज़िश्ता रोज मुतालबा किया गया था कि हुकूमत सिंध रेंजर्स को थाने कायम करने, FIR दर्ज करने, तफ्तीश और चालान जमा कराने का इख्तियार दे, जिस पर सिंध हुकूमत ने आज जवाब दिया कि रेंजर्स के थाने और FIR दर्ज करने के मामले पर आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। ये तजवीज़ मौजूदा कानून के मुतवाज़ी कानून बनाने के मुतरादिफ है, इस पर मोहतात अंदाज इख्तियार करने की जरूरत है। रेंजर्स ने दूसरी बात की कि दूसरा मुतालबा था रेंजर्स का कि इख्तियारात के हवाले से था कि हुकूमत सिंध रेंजर्स को 3 या 4 माह के लिए ATA के तहत इख्तियारात देती है। रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के इख्तियारात सालाना बुनियादों पर दिए जाएं। इस पर सिंध हुकूमत ने जवाब दिया है कि रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात में 4 माह की तौसी मुनासिब है। रेंजर्स को जरूरत के तहत बाकायदगी से इख्तियारात में तौसी दी जाती है। यानी कि जो मुतालबा था रेंजर्स का, ये भी मुस्तरद हुआ, पिछला मुतालबा भी मुस्तरद हुआ। ये आईनी और कानूनी मामला हैं जिसमें जाहिर है सिंध हुकूमत अपना एक मौका दे सकती है और इख्तियार रखती है। आगे का मामला देखिए, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में रेंजर्स ने, और ये बड़ी अहम बात है कि रेंजर्स ने पुलिस को गैर सियासी बनाने समेत साफ और शफाफ भर्तियां करने का मुतालबा किया। यानी अभी ऐसा मामला नहीं है, यानी कि पुलिस को शफाफ गैर शफाफ बनाने का काम सिंध हुकूमत ने 7 साल में नहीं किया है पीपल्स पार्टी ने, इसलिए रेंजर्स ने मुतालबा किया। साथ ही कराची में पुलिस अफसरान की तैनाती की मुद्दत मुकर्रर करने का मुतालबा भी किया। और इस मुतालबे के जवाब में सिंध हुकूमत का आज जवाब में कहना था कि एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक आर्मी और रेंजर्स की मदद से 8000 पुलिस एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। ASI और उससे ऊपर के ओहदे पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां की जाती हैं। अफसरान की तैनाती का दौरानिया हर सूरत मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जाता है। रेंजर्स ने एतराज किया था कि रेंजर्स मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है और वो पुलिस की नाकिस तफ्तीश के बाइस छूट जाते हैं। पुलिस में सियासी दबाव पर तकर्रुरियों और तबादलों से ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। अब ये सिर्फ पुलिस के खिलाफ चार्जशीट हुई या सिंध हुकूमत के खिलाफ भी हुई कि रेंजर्स ने अदालत को बताया कि सियासी दबाव पर तकर्रुरियों और तबादलों से ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। 2013 से 2016 तक रेंजर्स में सिर्फ 2 ही DG रेंजर्स तैनात रहे, जबकि पुलिस में हर सतह पर अफसरान के तबादले किए गए। इस एतराज के जवाब आज सिंध हुकूमत ने यह कहकर दिया
कि अहम इदारों के अफसरान के तबादले सिर्फ इंतजामी दबाव और जरूरत के तहत किए जाते हैं। महकमा दाखिला के सेक्रेटरीज के 4 मरतबा जो तबादले हैं उसकी भी वजूहात मौजूद हैं। ये पुलिस की तरफ से या सिंध हुकूमत की तरफ से जवाब दिया गया। या आपको ये भी याद दिला दे कि कराची अमन अमान अमल दरामद केस की समाअत के दौरान मुसलसल 2 रोज के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईजी सिंध की तरफ से अमन अमान के मुतालिक पुलिस कारकर्दगी की रिपोर्ट मुस्तरद की। आज भी मुस्तरद की, पहले भी मुस्तरद की। और आज समाअत के दौरान जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने आईजी सिंध को मुखातिब करते हुए रिमार्क दिए कि आपकी रिपोर्ट हमारे लिए कागज का टुकड़ा है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, इसमें एदादो शुमार के अलावा कुछ नहीं। लगता है कि आप कुछ नहीं बताना चाहते। चीफ जस्टिस ने आईजी सिंध को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि महकमा पुलिस में कोई भी गलत काम हुआ तो हम आपसे पूछेंगे। पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले होने वाली समातों के दौरान भी पुलिस रिपोर्ट बार बार मुस्तरद की जा चुकी है और पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक अवाम को तो शिकायत है ही। खुद आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली 22 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में 34,000 पुलिस अफसरान के जराइम में मुलविस होने की रिपोर्ट 34 की खुद पेश कर चुके हैं। और गुज़िश्ता माह 11 फरवरी को चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने भी FIR से मुताल्लिक एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए थे कि थाने करोड़ों में बिकते हैं, SHOs करोड़ों रुपए देकर लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि फिर इन्हें ये पैसे पूरे करने होते हैं, इसलिए SHOs वो पैसे रिकवर करते हैं। गैर सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स में भी सिंध पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से खराब सूरत हाल ही सामने आती रही है। गुज़िश्ता दिनों 4 मार्च को पिलडैट ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक 4 सूबों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें सिंध 0.38 पॉइंट्स के साथ सबसे पीछे, यानी बलोचिस्तान से भी पीछे खड़ा है। यही नहीं, मामला बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने का हो या क्लोज सर्किट कैमरों की खरीदारी का, रिश्वत लेकर गैर कानूनी काम करवाने से लेकर करप्शन की सैकड़ों दास्तानें सिंध पुलिस का दामन दागदार करती रही हैं। और इस हवाले से आज भी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस में पब्लिक फंड्स में करप्शन और गबन के मामले पर चेयरमैन और DG नैब को कल बजाते खुद पेश होने का हुक्म दिया है। और रोजनामा दी न्यूज की खबर के मुताबिक नैब जराए ने बताया है कि सिंध पुलिस अफसरान के खिलाफ 3.5 अरब रुपए के पब्लिक फंड्स में गबन और करप्शन की 2 तहकीकात नैब में जेर इल्तवा हैं। और ये इंक्वायरियां जून 2015 में चेयरमैन नैब के हुक्म पर शुरू हुई, जिनमें CCTV कैमरों, पुलिस वर्दियों, बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस में राशन तक की खरीदारी के समेत दीगर मामला शामिल हैं। और जराए नैब के मुताबिक नवंबर 2015 में सिंध नैब ने इन मामलों की तहकीकात मुकम्मल की, मगर उसूल और ज़वाबित के मुताबिक इन इंक्वायरियों को चेयरमैन नैब को पेश नहीं किया गया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये सारा का सारा जो मामला है, कराची के जो हालात हैं, पिलडैट की रिपोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हो, सुप्रीम कोर्ट का पुलिस की रिपोर्ट रिजेक्ट करना हो, या रेंजर्स का सिंध पुलिस के बारे में और सियासी दबाव की जो बात हो, ये सारी की सारी बातें हैं सिर्फ सिंध पुलिस के खिलाफ चार्जशीट है या आपकी 7 साल सिंध हुकूमत के खिलाफ भी? देखें, यकीनी तौर पर अगर सिंध में कोई भी इदारा काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई सवालात उठते हैं तो मुकम्मल तौर पर ना सही, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है कि उन इदारों की निगरानी भी करे और उनको ठीक काम करने पर मजबूर भी करे। लेकिन एक हमारी खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, सूबा सिंध के ऊपर इदारों की भी, मीडिया की भी कोई ख़ास मेहरबानी है और अच्छी बात है कि हम पर लोगों की नज़र रहती है। 2011 से ये सोमोटो केस जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने शुरू किया था बदअमनी का, वो शुरू हुआ और 2011 से आज हम 2016 में बैठे हैं, तकरीबन 5वां बरस उसको चल रहा है। और शायद लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि सिंध इस वक्त वाहिद सूबा है जिसके ऊपर बाकायदा एक अदालती निगरानी जो है वो जारी है। और 2011 से लेकर बहुत सारे ऐसे काम जो बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स कर सकते हैं, जिनका उनको इख्तियार है, लेकिन सूबा सिंध का चीफ मिनिस्टर वो काम नहीं कर सकता। मिसाल मैं आपको देता हूँ, ज़मीन की अलॉटमेंट, ज़रूरी नहीं है कि उसको हम आप गलत ही टर्म में हमेशा इस्तेमाल करें कि गलत कामों के लिए होती है। बाज़ औक़ात ये ज़रूरी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन उसमें भी मसाइल आ जाते हैं। और सिंध हुकूमत शायद वो वाहिद सूबा है जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो ज़मीन भी अलॉट नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक मसला है, अगर मैं सवाल कर सकूं, सिंध में हमने बड़े केसेस किए कि पहले लाइनें लगा के अलॉटमेंट की गई और फिर जब केसेस सामने आए तो लाइनें लगा के लोग अपनी अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे थे सिंध वाइज सूबा। और आपने कहा कि इदारों का नजर करम है सिंध पर और कराची और सिंध में ही कराची पर टारगेट किलर्स का भी बड़ा नजर करम रहा है। 7,500-8 हजार लोग यहाँ मारे गए, तो सभी का नजर करम है इस पर, इस सूबे पर। नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। देखें, अगर ज़मीनें वापस करने की बात है
मैं सेनेटर बनाऊं, अल्लाह का शुक्र है मुफ्त में बनाऊं, लेकिन तासुरी के लोग पैसे दे के बनते हैं। कल ही एक लहर चल पड़े कि जी जितने सेनेटर्स हैं उन्होंने पैसे दिए और वो उनसे पैसे रिकवर करेंगे, तो भाई मैं तो फौरन जाके वापस करा दूंगा। मादल के साथ ऐसा क्यों नहीं है कि आपके बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा? आपके बारे में आज तक किसी, आप कराची के कारकुन है, एक जुमला आपके बारे में नहीं कहा। जिनके बारे में होता है उन्हीं के बारे में होता है। मुझे सिर्फ ये बताएं, सिंध पुलिस और रेंजर में इख्तिलाफात सामने आ गए, आमने सामने खड़ी है सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस और रेंजर। सर ये कैसे इस शहर के मामलात बेहतर होंगे? ये देखें, मैं समझता हूं कि बड़ी एक बदकिस्मती की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कराची शहर में जहां हालात बेहतर हुए हैं या जब हालात खराबी थे, तो मैं समझता हूं कि पुलिस ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, रेंजर्स के हमारे जवानों ने भी काफ़ी कुर्बानियां दी हैं। और आज अगर कराची के हालात बेहतर हैं तो उसमें रेंजर्स का भी बड़ा अमल दखल है। लेकिन ये कहना कि जी पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये भी ज्यादती होगी पुलिस के लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने बिल्कुल काम किया है, मगर ये बात तो ठीक है ना कि तो गिरफ्तारियां और कन्विक्शन में फर्क है। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं होती क्योंकि सियासी दबाव है पुलिस पर, और ये जाहिर है ये आपके ऊपर सीधा रेंजर्स ने आपके ऊपर चार्जशीट किया है सिंध हुकूमत के ऊपर। आपसे मैं गुजारिश करूं शाहजेब, आप अपने रिपोर्टर से ये कहिए कि तमाम सूबों का जो प्रोसिक्यूशन में कन्विक्शन का जो रेट है वो निकाल लें, और मैं आपको दावे से कहता हूं सूबा सिंध का तीनों सूबों के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन वो मैं नहीं कह सकता कि इत्मीनान बख्श है, यकीनी तौर पर उसको और बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे आप परसेंटेज में कह रहे हैं, नंबर ऑफ कन्विक्शन कह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कन्विक्शन तो ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मर्डर ज्यादा है। परसेंटेज में बताइए ना, परसेंटेज ऑफ अरेस्ट बताइए। नहीं, मैं परसेंटेज कह रहा हूं। परसेंटेज ऑफ अरेस्ट में कैसे कह रहे हैं आप? 20-1000 तो गिरफ्तारियां शो की, उसके अगेंस्ट थोड़ी सी कन्विक्शन है। एक सेकंड मेरी गुजारिश सुने ना। अब कोई तो पैमाना आप करेंगे ना। ये भी गलत है कि जी क्राइम रेट सूबा सिंध में ज्यादा है, क्राइम रेट पंजाब में ज्यादा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे साहब इसमें एफर्ट होनी चाहिए, ज्यादा मेहरबानियां हैं। मैं जी अगर और निकल जा रहे हैं जी। देखिए, मैं गुजारिश आपसे करूं, अभी पिछले चंद बरसों में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात अल्लाह का फजल है कि सूबा सिंध में नहीं हुए, कोई इक्का दुक्का होंगे लेकिन नहीं हुए। बाकी सूबों में शायद ज्यादा हुए, खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा हुए, कुछ बलोचिस्तान में भी हुए हैं, लेकिन वहां पर जो है वो करम नजरी किसी की नहीं है और वो मामला चल रहे हैं। कोई नहीं पूछता कि 4 सद्दा में जो हो गया था क्यों नहीं हो रहा, 2 जेलें टूट गई थी क्यों उस पर नहीं बैठा, किसी ने पूछा उनसे कि उसके क्या असबाब थे। मॉडल टाउन पे कोई सोमोटो नहीं होता, कोई उनसे नहीं पूछता कि आपने, क्योंकि 12 मई का वाकया जिसमें इफ्तिखार चौधरी समेत वहां बेशुमार जो मोहतरम जजेस हैं वो उसके आई विटनेस हैं, लेकिन उस केस को नहीं चलाते। शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी उस वक्त जब ये वाकया हुआ था। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अनफेयर हो जाता है पीपल्स पार्टी के साथ, और इसको थोड़ा देखा जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम उतनी सजा भुगतने को तैयार हैं जितना हमने गुनाह किया है। खुदा के लिए जितना गुनाह। हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे इस हवाले से।